हेलो दोस्तों। अगर आप सीटीटी जुलाई 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सीडीपी पेडागोजी में बार बार गलतियां हो रही है तो आज की यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज मैं लेकर आया हूं 30 हार्ड लेवल सीटीटी सीडीपी का पेडागोजी क्वेश्चन। बिल्कुल नए पैटर्न पर है जिसमें एग्ज़ाम में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी के 10 प्रश्न सबसे ज़्यादा खतरनाक सवाल है। यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को एक ही कार्य देता है परंतु परिणाम अलग अलग आते हैं। यह मुख्यतः किस कारण से है? सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं अधिगम को प्रभावित करती है, पाठ्यपुस्तक कठिन है, शिक्षक का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि सभी की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है, इसलिए उन सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम लोग 5 क्वेश्चन पहले हल करेंगे, 5 में से कितना सही होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। पियाजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बच्चा संरक्षण की संकल्पना समझने लगता है। ऑप्शन सामने है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जिसमें बच्चा संरक्षण की संकल्पना समझने लगता है, वह कौन सी अवस्था है? तो पियाजे की 4 अवस्था है दोस्तों, और ये सभी क्रम से लिखा गया है। इसका एज होता है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष। दूसरे का होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरा जो स्टेज है वह 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथा जो स्टेज है 11 से अधिक, मतलब 11 से आगे की एज। तो इसमें प्रश्न के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मतलब तीसरी अवस्था जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। वाइगोत्स्की के जेडपीटी सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? केवल परीक्षा लेना, सीखने हेतु सहारा देना, अनुशासन बनाना, पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? पहले तो जब ऐसे प्रश्न आए जहाँ जेडपीटी लिखा हुआ दिख जाए तो ये समझना है कि जेडपीटी से रिलेटेड स्कैफोल्डिंग है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की के जेडपीटी सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका होती है कि सीखने हेतु सहारा देना। बच्चे नहीं सीख पा रहे तो उसको ऐसे ऐसे गतिविधियाँ से सिखाना कि वो आसानी से सीख पाए। तो वही है सीखने हेतु सहारा देना। जैसे वो सीख पाए वैसे उसको बताने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार यदि बच्चा दंड से बचने के लिए नियम मानता है तो वह किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, नैतिक शून्यता स्तर। अगर बच्चा दंड से बचना चाह रहा है तो कोहलबर्ग की ये प्रथम स्तर है। कौन है वह? पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों स्तर है कोहलबर्ग का। पूर्व पारंपरिक स्तर पहले नंबर पे है जिसमें दंड और भय से बच्चा बचने का प्रयास करता है। सजा, दंड, भय इसमें आएगा, ये इसका की पॉइंट है। पारंपरिक स्तर में हमेशा अच्छा या अच्छी बनने की कोशिश किया जाएगा, अच्छा या अच्छी की बात होती है। उत्तर पारंपरिक स्तर में हमेशा कानून वाली बात होगी, कानून से रिलेटेड कोई फैक्ट रहेगा। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट था। नेक्स्ट है, अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब बच्चा भूल जाता है, पुरानी ज्ञान नई परिस्थिति में उपयोग हो, बच्चा रटता है, शिक्षक बदल जाए। आंसर क्या होगा? अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है कि कुछ सीखी गई बात, जैसे गणित सीखा गया है विज्ञान में काम आ जाए, तो इसको अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे एक फील्ड का सीखा गया ज्ञान दूसरे फील्ड में काम आ जाए तो उसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुराना ज्ञान नई परिस्थिति में उपयोग हो, इसका सही आंसर था। तो 5 में से कितना सही है दोस्तों, 5 में से कितना सही है कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि कोई छात्र गणित में कमज़ोर है पर चित्रकला में उत्कृष्ट है तो गार्डनर के अनुसार यह दर्शाता है एकल बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, आईक्यू विफलता, स्मृति दोष। गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई बालक गणित में कमज़ोर है और चित्रकला में उत्कृष्ट है तो वह बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। निर्माणवाद के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावी है जब विद्यार्थी निष्क्रिय सुनता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल नोट्स लिखता है, दंड से पढ़ता है। तो जब बच्चों के हित में अगर नेगेटिव बातें की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा काट देना है, गलत बताना है, गलत होता है। ठीक, तो केवल नोट्स लिखता है, केवल नोट्स बालक लिखेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। दंड से पढ़ता है, दंड से पढ़ने को ध्यान नहीं देना है, बच्चे को दंडित करके नहीं पढ़ाना है। निष्क्रिय बच्चा नहीं सुनता है, ऐसा कुछ है नहीं। स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट है। निर्माण के अनुसार अधिगम सबसे प्रभावित होता है जब विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण स्तर का उदाहरण है, इसमें से कौन? परिभाषा बताना, तथ्य याद करना, कारण परिणाम संबंध पहचानना, सूची बनाना। विश्लेषण स्तर का उदाहरण इसमें कौन है? तो कारण रीजन जो होता है, कारण परिणाम संबंध पहचानना, यह ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण स्तर के अंतर्गत आता है, उसका उदाहरण है। यदि शिक्षक लगातार गलत उत्तर पर अपमान करता है तो इससे क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने की प्रेरणा घटेगी, आईक्यू बढ़ेगा, अनुशासन स्वतः बनेगा। तो इसमें बच्चा अगर गलत उत्तर दे रहा है और उसे अपमानित किया जाएगा तो अनुशासन तो नहीं बनेगा, आईक्यू बालक का नहीं बढ़ेगा, वो डर जाएगा, डरा रहेगा, कुछ ना पूछेगा, ना कुछ जानने की इच्छा रह जाएगी उसे, वो डरेगा, हो सकता है अगले दिन से स्कूल भी नहीं आएगा, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, तो सीखने की प्रेरणा उसका घटेगी और ऐसे करना गलत है। बालक को हमेशा प्यार से, सही से, अच्छा से सिखाना चाहिए जिससे वो सीख पाए आसानी से। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, अलग विद्यालय बनाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। तो सीटीईटी में दोस्तों, सीटीईटी में जहाँ पर भी केवल शब्द दिखे तो वो नेगेटिव माना जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव की बात हो रही है तो केवल वाले शब्द गलत है तो कट गया। दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है कि अलग विद्यालय बनाना होता है, अलग विद्यालय नहीं बनाना होता है। 3 ऑप्शन कट गया तो एक ऑप्शन जो बच गया दिख रहा है वही तो सही आंसर होगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना, यही समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष है, इसमें से कौन? विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, उत्पादकता बनाम हीनता। तो किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने पहचान के पीछे भागता है, पहचान बनाना चाहता है, उसी में घूमता फिरता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था की बात हो रहा है एरिक्सन के अनुसार, तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम बताता है कि क्या बताता है? दंड से सीखना असंभव है, सुखद परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं, स्मृति जन्मजात है, सीखना केवल अनुकरण से होता है। यहाँ पे जब केवल दिख गया तो एक तुरंत काट देना है अगर ये पॉजिटिव बात पूछ रहा है तो जब अगर सुखद परिणाम प्राप्त हो जाए तो फिर वैसा कार्य करने का मन करेगा, यही थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है। प्रभाव जब अच्छा पड़ेगा तो वैसा वर्क करने का मन करेगा, यही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सुखद परिणाम वाले व्यवहार
दोहराए जाते हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम यही रूल बताता है। यदि शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों से स्वयं उत्तर खोजने को कहता है तो यह है व्याख्यान विधि, खोज आधारित अधिगम, दंड विधि, रटने की विधि। जब पूछकर छात्रों से स्वयं उत्तर खोजने की बात हो रही तो रटने की विधि इसमें नहीं दिख रहा है, व्याख्या भी नहीं हो रहा है, इसमें दंड कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है, दंड वाली बात ही नहीं दिख रही है। तो क्या होगा, खोज आधारित अधिगम होगा। बच्चे स्वयं से खोजेगा तब वह उत्तर को प्राप्त करेगा, सीखेगा अपने ढंग से और उसको अस्थायी नॉलेज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावी होता है, कब होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से, केवल आनुवंशिकता से, केवल दंड से, केवल परीक्षा से, केवल इसमें सब दिख गया तो ये तो कट हो जाएगा। बचा एक ऑप्शन सामाजिक अंतःक्रिया से, इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर अगर नहीं भी पता है तो भी इसका आंसर लाया जा सकता था। सीखने की तत्परता की अवधारणा किससे जुड़ी है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलबर्ग, फ्रायड। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक से जुड़ा है और थॉर्नडाइक ने 3 मूल नियम दिए थे। कौन? थॉर्नडाइक ने 3 मूल नियम दिया था। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और नेक्स्ट जो है तत्परता का नियम। ये 3 प्रकार का नियम बताया था। कौन? थॉर्नडाइक। जब छात्र सीखने के लिए आंतरिक रुचि से कार्य करता है तो वह क्या है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा, दंड प्रेरणा। आंतरिक रुचि से मतलब उसका मन है, इच्छा है, एकदम जिज्ञासा है कि ऐसा करना है, उसी के लिए सीख रहा है, तो इसका आंतरिक प्रेरणा होता है। और जो पुरस्कार होता है, दंड होता है, किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करना होता है, तो वो बाहरी प्रेरणा होती है। जैसे कि अंक प्राप्त करना, अच्छा मार्क लाना, ये सब चीज़, तो ये बाहरी प्रेरणा होता है। आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि बच्चा अपने साथियों की नकल कर व्यवहार सीखता है, यह सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, परीक्षण सिद्धांत। यदि बच्चा अपने साथियों की नकल कर व्यवहार सीखता है, नकल करके सीखता है, तो यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रायड ने दिया था। कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है। अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रतिक्रिया देना, केवल अंक देना, छात्र हटाना। तो छात्र को हटाने की बात कभी नहीं सही मानी जाएगी। केवल अंक देने से कुछ होने वाला नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ही होता है कि सीखने में सुधार करना, ये मतलब होता है। अंतिम परिणाम ये नहीं होता है। सीखने में सुधार हेतु निरंतर प्रतिक्रिया देना ही रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? गणितीय कठिनाई से, पढ़ने लिखने की कठिनाई से, सुनने की समस्या से, व्यवहार दोष से। गणितीय कठिनाई होता है किसमें? डिसकैलकुलिया ये प्रॉब्लम होता है। डिसकैलकुलिया ये होता है गणितीय कठिनाई से। अब पढ़ने लिखने की कठिनाई से ये डिसलेक्सिया संबंधित है। यदि बच्चा वस्तुओं को रंग, आकार मान के आधार पर वर्गीकृत करता है तो यह किस अवस्था का संकेत है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं किसकी है? तो पियाजे की है। पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं जो लिखा गया है। संवेदी प्रथम नंबर पे आता है जो 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की एज होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक 11 से आगे की अवस्था होती है। और इसमें कहा गया है रंग, आकारमान के आधार पर वर्गीकृत करना किस अवस्था में शुरू हो जाता है। तो यह अवस्था कौन सी है? तो यह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सीखने का पठार क्या दर्शाता है? प्रगति का स्थायी अंत, अस्थायी रुकावट, बुद्धिवास, रुचि वृद्धि। सीखने का पठार हमेशा अस्थायी रुकावट को दिखाता है।
ये रुकावट, जैसे कि यहाँ से कोई सीखा, थोड़ा सा तेज़ सीखा, फिर नीचे नीचे गिरा, मैंने थोड़ा सा कम सीखा, फिर ऐसे सीखता रहा लंबे टाइम तक, फिर कमज़ोर नहीं तेज़ होते गया तो ऊपर सीखते गया, तो ये ग्राफ हो जाता है। तो ये क्या होता है कि अस्थायी रुकावट होता है, मतलब कि हमेशा के लिए, जैसे बालक यहाँ से सीख रहा था धीमे धीमे, फिर यहाँ तक पहुँचा तो थोड़ी उसके पढ़ाई में अच्छी वृद्धि हुई तो ज़्यादा सीखने लगा, तो ये होता है, मतलब हमेशा गिरावट और बढ़ोतरी वृद्धि होती रहती है, तो ये अस्थायी होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षक बच्चों को विकल्प देकर सीखने देता है तो वह बढ़ाता है क्या? निर्भरता, स्वायत्तता, भय या फिर भ्रम। विकल्प देकर पूछा जा रहा है प्रश्न का आंसर, तो वह निर्भरता नहीं, भय नहीं, भ्रम नहीं, स्वायत्तता बढ़ाया जा रहा है। बच्चों की हिम्मत आएगी, जिज्ञासा भी आएगा। निकटस्थ विकास क्षेत्र में बच्चा क्या कर सकता है? आसान क्वेश्चन है, ZPD से रिलेटेड है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो कोई भी वर्क सहायता से कर पाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र बार बार असफल होकर प्रयास छोड़ देता है, यह क्या है? सृजनशीलता, सीखी हुई लाचारी, प्रेरणा वृद्धि, समायोजन। CTET में कभी कभी शुद्ध और प्योर हिंदी जब लिख देता है तो वहीं पे बच्चों को कमजोरी और समझने में दिक्कत हो जाती है, तो ध्यान देना है हिंदी पर भी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? एक छात्र बार बार असफल होकर प्रयास छोड़ देता है तो सीखी हुई लाचारी इसको कहा जाता है, क्योंकि पहले से कुछ न कुछ सीखा रहता है। स्किनर के अनुसार सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण इसमें से कौन है? डांटना, प्रशंसा देना, दंड देना, अनदेखा करना। इसमें डांटना, दंड देना और अनदेखा करना, ये तीनों नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन है, तो जो बच गया एक ऑप्शन, वही तो एक सही आंसर माना जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन प्रशंसा देना होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सर्वोत्तम रणनीति इसमें से कौन है? केवल अधिक गृह कार्य, समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण कार्य, उन्हें छोड़ देना, अलग बैठाना। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सर्वोत्तम रणनीति क्या है कि उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं, पढ़ाना चाहिए। अलग बैठाना चाहिए, नहीं, गलत बात है। केवल वाला प्रश्न तो वैसे ही गलत है, लेकिन अगर इसको भी देखा जाए, केवल अधिक गृह कार्य देना, ये नहीं कि वो ठीक ठाक है पढ़ने में तो खूब गृह कार्य देना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक ऑप्शन इसका सही दिख रहा है, समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिभाशाली है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ठीक है पढ़ने में। मूल्यांकन का विश्वसनीय होना क्या दर्शाता है? सुंदर प्रश्न पत्र, परिणामों की स्थिरता, कम प्रश्न, कठिन भाषा। परिणामों की स्थिरता दिखाता है। यदि छात्र सिद्धांतों पर तर्क कर सकता है तो वह किस अवस्था में है? पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। इसका मतलब समझ में तो आ जाना चाहिए कि पियाजे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इन तीनों वैज्ञानिकों से ही रिलेटेड पेडागोजी भी पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों सिद्धांतों पर तर्क कर सकता है बिल्कुल आसानी से, तो वह अंतिम अवस्था, चौथा अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। शिक्षक द्वारा छात्र की त्रुटियों को सीखने के अवसर की तरह लेना चाहिए, यह क्या दर्शाता है? दंडात्मक दृष्टिकोण, विकासोन्मुख दृष्टिकोण, पक्षपात, नियंत्रणवादी शैली। त्रुटियों को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। बच्चों की गलतियां नहीं माननी चाहिए, हर बच्चे से गलती होता है तभी वो सीखता है, तो इसका सही आंसर विकासोन्मुख दृष्टिकोण इसको कहा जाएगा। समग्र विकास में कौन सा पक्ष शामिल है? केवल बौद्धिक, केवल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, केवल नैतिक। केवल वाला कट गया, केवल कट गया, केवल कट गया, सी ऑप्शन सही दिख गया। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। 30 क्वेश्चन था इसमें, 30 क्वेश्चन था, 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 1 नंबर का था, अच्छा था। हाँ, ये एक बात और बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 30 नंबर में से कितने नंबर प्राप्त हुए, ये कमेंट बॉक्स जरूर करके बताना। दोस्तों आज के 30 हार्ड लेवल CTET CDP क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं अगली वीडियो में 50 और हार्ड क्वेश्चन कराऊं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो पसंद आए हो तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।